हेलो बच्चों जो हमारी नीट से जंग है, आज उस जंग में हम भिड़ेंगे एटम्स से। किसे भिड़ेंगे? एटम से। लेकिन बच्चों वो कहते हैं ना कि देखन में छोटन लगे और घाव करे गंभीर, तो एटम को छोटा समझ के इसको लाइटली नहीं लेना। ये बहुत ही सीरियस चीज है, इसको अच्छे से करना है। ठीक है बच्चों, इसको बहुत ही सीरियस होकर करना है। लेकिन शुरू करेंगे फिर हमेशा पहले की तरह कि क्या हमारी प्लानिंग है इस नीट के जंग में। वो हमारा जो पहला जो है वो है कि सारे टॉपिक्स जिसको आप करने जा रहे हैं उसको अच्छे से करना है। जहां से भी करें, बुक से करें, वीडियो से करें, टीचर से करें। जो दूसरा है वो मैंने कई बार कहा है कि NCERT प्लस एग्जाम्पलर अगर कर सकते हैं तो कर सकते हैं, तो बाकी NCERT तो करना ही करना है कंप्लीट। एक एक डॉट, डिट्टो, कॉमा सब, मतलब सारे प्रॉब्लम्स इसके करने हैं। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट मैं हमेशा कहता हूं वो है आपका प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस जो अभी हम करेंगे किसके? नीट के, क्योंकि हमारा एग्जाम ही नीट है। प्लस अगर आपने साथ साथ JEE मेंस के अगर आपने प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम कर लिया तो आपकी सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता है। 100% आपका सिलेक्शन होगा। तो ये तीन चीज करना है और प्रैक्टिस तो करते ही रहना है, जिससे कि आपकी स्पीड बढ़ती रहेगी, आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी, आपका कैलकुलेशन फास्ट होगा। तो यही अपना प्लानिंग है। तो आज हम शुरू करते हैं एटम से बच्चे, ठीक है। तो मैं शुरू करूंगा 2010 से जो पेपर में क्वेश्चन आया है वहां से। तो ये है अपना पहला क्वेश्चन नीट का कि द एनर्जी ऑफ अ हाइड्रोजन एटम इन द ग्राउंड स्टेट इज -13.6 वोल्ट। द एनर्जी ऑफ अ हीलियम प्लस आयन इन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। देखो जो पहला लाइन है वो तो सिंपल स्टेटमेंट है। जो एनर्जी होती है हाइड्रोजन के ग्राउंड स्टेट में वो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो होता ही होता है। ये तो स्टेटमेंट ही था। जो क्वेश्चन है वो तो नीचे आता है कि द एनर्जी ऑफ अ हीलियम प्लस आयन इन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट इज। अब बच्चे गलती यहां पे क्या करते हैं कि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट जहां पढ़ा n = 1 ले लिया। ये नहीं गलती करनी है। अगर मेरा एक्साइटेड स्टेट की अगर ये बात करते हैं तो जो मेरा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट होता है वो n = 2 होता है। क्यों? जो n = 1 होता है वो मेरा ग्राउंड स्टेट होता है। फर्स्ट मतलब n = 2, सिमिलरली सेकेंड एक्साइटेड स्टेट n = 3 एंड सो ऑन। तो ये गलती बच्चे बहुत ज्यादा करते हैं कि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मींस n = 1 ले लिया, वहीं पे कहानी खराब हो जाती है। तो आपको n = 2 लेना है, पहली चीज तो ये ध्यान रखना है। अब इसको करेंगे कैसे? तो हमें फॉर्मूला पता है। देखो सीधा मैं यहां फॉर्मूला लगाऊंगा। फॉर्मूला कहां से आया है उसके डिटेल में नहीं जाना है, वो आप जब टॉपिक आप पढ़ोगे उस समय आपको बताऊंगा। तो ये मेरा 13.6/n² इंटू Z² होता है। कुछ बच्चे कहते सर ये Z² तो नहीं पढ़ा। कहा देखो ये जो आपने पढ़ा बाय डिफॉल्ट ये आपने हाइड्रोजन एटम का पढ़ा था, लेकिन किसी भी एटम का जब किसी भी की बात करते हैं तो ये एक जनरल केस हो गया जिसमें कि हमारा एटॉमिक नंबर जो Z है उसका स्क्वायर होता है। ये सबके लिए एप्लीकेबल है। तो ये मेरा फॉर्मूला है। अब कहता है हीलियम, तो हीलियम जो होता है आपका उसका जो Z होता है वो कितना होता है? एटॉमिक नंबर 2 होता है। चूंकि देखो हीलियम 2 और ये 4 से लिखते हैं ना, तो इसका तो आप सीधा यहां पुट करोगे -13.6 n फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट यानी n = 2 लेना है उसका स्क्वायर इंटू Z भी मेरा 2, तो 2 का स्क्वायर। तो आंसर देखो 2 का स्क्वायर कट हो गया यानी 4 पर कट हो गया, तो सेम आ गया 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये था आपका 2010 का क्वेश्चन। बहुत ही कंसेप्चुअल था, आसान था लेकिन ठीक है। ये कौन सा क्वेश्चन था? ये आपका 2010 का था जो मैंने अभी बनाया। जो नेक्स्ट है अपना वो है 2011 का जो अभी करेंगे। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है।
इसमें बच्चे परेशान हुए थे। द वेवलेंथ ऑफ द फर्स्ट लाइन ऑफ लेमन सीरीज फॉर हाइड्रोजन एटम इज इक्वल्स टू दैट ऑफ द सेकेंड लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज फॉर अ हाइड्रोजन लाइक एटम। देखो एक एक लाइन को मैं यहां पर क्लियर करूंगा। हाइड्रोजन लाइक एटम यानी वो हाइड्रोजन तो नहीं है पर उसके जैसा हो सकता है, या ड्यूटेरियम हो या हीलियम का आयन हो, कुछ ऐसा है। तो पूछता है कि जब ये दोनों इक्वल हैं तो वो उस हाइड्रोजन लाइक जो एटम है उसका एटॉमिक नंबर यानी जेड क्या होगा, ये पूछा है। क्या है, दोबारा कह देता हूं। वेवलेंथ जो है फर्स्ट लाइन ऑफ लेमन सीरीज फॉर हाइड्रोजन एटम, वो जो हाइड्रोजन लाइक एटम है उसके सेकेंड लाइन से मैच करता है बाल्मर सीरीज के। तो ये जेड बताना है उस एटम का। अब देखो बच्चों, थोड़ा सा मैं बेसिक समझाऊंगा तभी आप इसको अच्छे समझ पाएंगे। मैं जल्दी करवा दूंगा फिर कोई फायदा नहीं होगा, उतना तो बुक में आपने इसके सॉल्यूशंस में देखे ही होंगे। तो सबसे पहली बात हम ये समझेंगे कि ये जो सीरीज हम कहते हैं, तो देखो थोड़ा शॉर्टकट में, लेकिन मैं समझाने की कोशिश करता हूं कि ये सीरीज क्या होता है। बाकी आपने पढ़ा तो होगा कि ये तो पता है कि जो एनर्जी लेवल्स होते हैं किसी भी एटम में वो बहुत सारे होते हैं। इसको अगर मैं ग्राउंड कहूं n=1, ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट n=2, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट n=3, n=4 एंड सो ऑन, बहुत सारे होंगे। अब जो सबसे नीचे वाला जो ग्राउंड स्टेट है, अब मेरा इलेक्ट्रॉन इस पूरे एनर्जी लेवल में कहीं भी हो, अगर वो जब जंप लेता है, ये तो पता है कि इलेक्ट्रॉन जंप करते हैं, अगर वो कहीं से भी जंप करके अगर वो बिल्कुल n1 में आएगा, कहीं से भी, कहीं मतलब कहीं से भी, हजारों ऐसे ऑप्शन हो सकते हैं, तो हर जंप में इतना तो पता है कि वो अपनी एनर्जी को लूज करता है, एनर्जी लूज करता है हर जंप में। चूंकि ये हायर एनर्जी है, ये लोअर एनर्जी है, तो वो जो डिफरेंस ऑफ एनर्जी है उतने का वो रेडिएशन बाहर निकालता है, जिससे हमें स्पेक्ट्रम भी मिलता है। तो वो जो स्पेक्ट्रम होगा, वो जो सीरीज होगा, द डिफरेंट वेवलेंथ्स इन डिफरेंट जंप्स में, जो वो अलग अलग पॉइंट से इस नंबर 1 पे जंप करके वो जो बना रहा है, उस सीरीज को, उस वेवलेंथ के सीरीज को ही कहते हैं लेमन सीरीज। ध्यान रखना कि कहीं से भी जंप करके वो, कहीं मतलब कहीं, हजारों लाखों पॉसिबिलिटीज हो सकती है, लेकिन आना कहां है, आना है पहले पे, फर्स्ट पे। तो जब फर्स्ट पे आएगा तो बच्चों वो जो सीरीज होगा उसका ही नाम लेमन होता है। बात समझ में आ गई? अब कहा सर कहीं से भी जंप करके दूसरे पे भी तो आ सकता है। कहा बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा, कहीं से भी, ऐसे हजारों पॉसिबिलिटीज हैं। तो जब दूसरे पे आएगा तो उसी को हम लोग कहते हैं बाल्मर या बाल्मर। अब जो पढ़ो, एल साइलेंट होता है वैसे, बाल्मर सीरीज। ये सारे नेम हैं, साइंटिस्ट का नाम है लेमन, ये साइंटिस्ट का नाम है बाल्मर। वैसे ही कहीं से भी, किसी भी एनर्जी लेवल से अगर वो थर्ड पे आता है तो वो मेरा पैशन सीरीज, मेरा पैशन सीरीज हो जाएगा, पैशन सीरीज इसको जो कहिए। कहीं से भी फोर्थ पे आएगा तो लेमन, बाल्मर, पास्चन, इसके बाद ब्रैकेट और उसके बाद पास में फंड। ऐसा नहीं कि फंड के बाद सीरीज खत्म हो जाते हैं, उसके बाद हमने नेम नहीं किया है। वो लाखों सीरीज है, कितने को आप नेम करेंगे? तो ध्यान रखिए, यही मेरा एनर्जी लेवल्स होता है। मैंने ब्रीफ में समझाया, बाकी मेरे लेक्चर देखिए आइटम्स में, उसमें डिटेल में समझा रखा है। एनीवे, तो ये हुआ अपना एनर्जी लेवल्स और सीरीज का नाम। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं वापस। ये क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन कहता है कि जो फर्स्ट लाइन ऑफ लेमन सीरीज, ये बच्चे समझना बहुत जरूरी था। ये बच्चों ने एग्जाम में समझा ही नहीं कि ये क्या बंदा कहना चाह रहा है। ये n1, ये n2, ये n3, ये n4, दोबारा मैंने लिखा। ये मेरा, मुझे पता है ये मेरा लेमन है, ये मेरा बाल्मर का है लाइन, दूसरी लाइन बाल्मर का होता है। तो कहता है फर्स्ट लाइन ऑफ लेमन सीरीज। तो फर्स्ट लाइन का ही मतलब उन्होंने नहीं समझा। उसका मतलब ये हुआ कि जो इसने पहले लाइन से जो जंप करके यहां पे जो आया होगा, उस जंपिंग में जो एनर्जी निकली होगी उसका वेवलेंथ इक्वल्स टू किसके बराबर? सेकेंड लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज।
ये मेरा बामर सीरीज का है और इसका फर्स्ट और ये सेकंड, यानी यहां से जंप करके जो आया, जो यहां मेरा लैम्डा निकला होगा वेवलेंथ, और जो यहां निकला उसको मैंने लैम्डा डैश लिखा है। इसको कहता है कि दोनों इक्वल हैं, लैम्डा इक्वल्स टू लैम्डा डैश। देखो बच्चों मैं बहुत डिटेल में समझा रहा हूं इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा, बट पेशेंसली इसको देखिए, आपके बहुत फायदे का है। तो लैम्डा इक्वल्स टू लैम्डा डैश ये कंडीशन दे रखा है, तो पूछता है कि वो जो हाइड्रोजन लाइक एटम है उसका एटॉमिक नंबर क्या है। तो हम पहले लैम्डा निकालते हैं। तो अब वो जो फॉर्मूला अपना जो सबसे इंपॉर्टेंट, मैं इसको मिटा देता हूं, आपने इसको देख लिया होगा कि ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, इसको समझना बहुत जरूरी था। बच्चों ने इसी चीज को नहीं समझा, फिर उनको दिक्कत होने लगी इसको। तो ये है अपना, ये फॉर्मूला तो बच्चों आपको बिल्कुल रटा होगा। 1/λ जो होता है किसी भी सीरीज में, वो रेडबर्ग कांस्टेंट 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। और ये अगर इसको मैं लेमन की बात करूं तो लेमन वाले केस में मैंने लैम्डा ही लिया था, तो लैम्डा इक्वल्स टू मैंने r ही लिखा। और लेमन का सबको पता है जो n1 होता है, लेमन का n1 तो 1 ही होता है, और इसमें n2 उसने कहा कि पहला लाइन अभी मैंने फिगर में दिखाया था, यानी दूसरे से जंप किया है, n2 यानी दूसरे जंप किया है, तो -1/2 का स्क्वायर यानी 4 है। तो ये मेरा सॉल्व करने पर हो जाएगा 4 LCM 4 3/4r, ये मेरा हो गया इसका। अब मैंने कहा वो जो हाइड्रोजन लाइक एटम है, मैंने इसका लैम्डा डैश लिया था अभी फिगर में, तो ये r कहां से जंप किया, और मुझे पता है बाल्मर में जो n1 होता है वो 2 होता है, और यहाँ पे जो n2 है वो हमने 4 फिगर में आपने देखा होगा। तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर तो 4 माइनस 4 का स्क्वायर 16। अब इन दोनों को इक्वेट कर देंगे, क्योंकि लैम्डा और लैम्डा डैश बराबर है। तो देखो ये सॉल्व करने में मेरा हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 16 जाएगी तो 16 इसका एलसीएम होगा, 3/16 इंटू r, ठीक है। चलिए हाँ ठीक है, तो ये हो गया। अब चूंकि लैम्डा और लैम्डा डैश बराबर हैं तो हम इसको इक्वेट कर सकते हैं, सिंपल। ओ हाइड्रोजन लाइक है, तो मैं बताता हूं ये तो मेरा एक नॉर्मल फॉर्मूला था हाइड्रोजन एटम के लिए। अगर हाइड्रोजन लाइक है तो फिर वही जेड का चक्कर, जेड स्क्वायर आर, ये मेरा होता है जनरल फॉर्मूला फॉर कोई भी एटम हो, हाइड्रोजन लाइक हो, हाइड्रोजन हो, किसी के लिए भी जेड की वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहां पे हमें जेड स्क्वायर लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये हाइड्रोजन नहीं है। इसका तो हमें एटॉमिक नंबर, इसका तो देखो 1 था तो यहां हमने लिखा ही नहीं, जरूरत ही नहीं पड़ी, पर यहां पे लिखना पड़ेगा। तो ये साथ में हो गया जेड स्क्वायर, दोनों को इक्वेट कर दो, तो 3/4r इक्वल्स टू 3/16r जेड स्क्वायर। 3r कट हो गया, 16 इधर आएगा तो 4 नीचे है तो 4 हो जाएगा, यानी जेड स्क्वायर इक्वल्स टू 4। दिस विल गिव यू जेड इक्वल्स टू 2। यही आपका जो आंसर होगा इसमें आप टिक करेंगे। ये बहुत ही बढ़िया ये न्यूमेरिकल्स था, ये जबरदस्त न्यूमेरिकल था बच्चे। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। बहुत गौर से देखिए कि क्वेश्चंस का क्या नेचर है नीट में, उस नेचर को देखते हुए आप अपनी तैयारी, इस जंग की तैयारी कीजिए, तभी हमारी जीत होगी। अब जो अपना तीसरा है वो हम लेंगे 2012 का 2012 का क्वेश्चन, एटम चैप्टर्स का। द इलेक्ट्रॉन ऑफ अ स्टेशनरी हाइड्रोजन एटम पासेस फ्रॉम 5th एनर्जी लेवल टू ग्राउंड लेवल। ठीक है, फिर वही बात हो गई कि ऐसे ऐसे बहुत सारे लेवल्स होते हैं, तो 5th से ये आ गया ग्राउंड पे, यानी 1 पे आ गया, 5th 4th 3rd 2, हाँ इस पे आ गया। तो कहता है कि द वेलोसिटी ऑफ द एटम एक्वायर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ प्रोटॉन एमिशन। मतलब इसमें देखो, ये तो हमें पता है कि जब भी जंपिंग होती है, ट्रांजिशन होता है इलेक्ट्रॉन का एनर्जी लेवल्स के बीच में, तो एनर्जी रिलीज होती है ना, एनर्जी रिलीज होती है। तो कहता है ये जो एनर्जी रिलीज हुई है, इसके एवज में, मतलब इसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन है उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, उस पर क्या फर्क पड़ेगा, क्या हो जाएगा। द वेलोसिटी दैट द एटम एक्वायर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ फोटोन एमिशन। एनर्जी तो इससे निकलेगी इन द टर्म्स ऑफ EM वेव्स, फोटोन।
तो वो जो एनर्जी है उसको हमें कुछ नहीं करना है, हमें उस एटम के काइनेटिक एनर्जी से इक्वेट कर देना है। तो क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है कि ये पूछ क्या रहा है। नहीं समझेंगे तो ये क्वेश्चन बहुतों से नहीं बना तो हमसे भी नहीं बनेगा। तो समझना पड़ेगा कि ये जो जंपिंग हुई है उस जंपिंग में जो एनर्जी इसका निकला है, उस एनर्जी को उन्होंने कहा कि एटम के वेलोसिटी के रेस्पेक्ट में आपको बताना है। तो कहा ठीक है, एनर्जी को हम काइनेटिक एनर्जी से इक्वेट कर देंगे तो हमारा ऐसे काम हो सकता है, या देखिए मैं इसको कैसे करता हूं। तो ये चीज था, तो हम पहले निकालेंगे कि ये एनर्जी कितना रिलीज हुआ है। तो देखो, जो बोर्स थर्ड हाइपोथेसिस है वो क्या कहता है, जो एनर्जी रिलीज होती है वो क्या होता है, इनिशियल माइनस फाइनल, यानी 5 पे था 1 पे आ गया। ठीक है बच्चों, अब ये जो एनर्जी है इसको हम लोग लिख सकते हैं hc बाई लैम्डा लिख सकते हैं, या सीधा लिख सकते हैं ना कि ये मेरा जो है ये, हाँ ठीक है, hc बाई लैम्डा लिख सकते हैं एनर्जी को। अब है कि E5 और E1, तो देखो जो एनर्जी होती है वो hc बाई लैम्डा अगर ऐसे लिखें तो क्या होता है r hc 1 बाई n1 स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 स्क्वायर। देखो ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, आप तो सीधा 1 बाई लैम्डा लिखो, ये लिखो सीधा, ये होता है। तो जब हम यहां पे पुट करेंगे, एक बार 5 पुट करेंगे, एक बार 1 पुट करेंगे, तो अपना ये हो जाएगा, ये लिखने की जरूरत नहीं, सीधा लिखिए 1। तो 1 बाई लैम्डा इक्वल्स टू, यहां पे r तो आएगा ही, 1 बाई 25 माइनस ये 1 पे आया है तो सीधा ये 1 ही हो जाएगा। तो ये मेरा हो जाएगा, देखो ये प्लस माइनस का चक्कर इसमें आएगा, उस ये देखो इससे माइनस करें या इससे माइनस करें, वो मॉड का एनर्जी तो वही रिलीज होगी। तो ये मेरा हो जाएगा r, नीचे 25 मेरा एलसीएम हो जाएगा, ऊपर 25 माइनस 1 वो तो उसे माइनस 24 आएगा, पर आप सीधा 24 लिखिए, माइनस तो वो एक सिंबॉलिकल माइनस है। तो ये मेरा आया 1 बाई लैम्डा, इतना आ गया। अब देखिए जो मेरा लैम्डा होता है वो मेरा होता है h बाई एम इंटू वी, डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। कहा ना कि हर कंसेप्ट को यहां लगाना पड़ेगा। ये एटम चैप्टर थोड़ा सा ट्रिकी है, इसके कुछ क्वेश्चन तो बड़े ट्रिकी होते हैं। तो यहां से मेरा लैम्डा आ गया h बाई एम वी, तो हम यहां क्या करेंगे कि 1 बाई लैम्डा इक्वल्स टू, अगर मैं इस एनर्जी को मॉड ले लूं, इसका अमाउंट ही ले लूं, तो ये 24 बाई 25 r, लैम्डा है h बाई एम वी, तो यहां ऊपर हो जाएगा एम वी और नीचे हो जाएगा मेरा h। तो सॉल्व करने में ये वेलोसिटी पूछ रहा था, तो v मेरा हो गया, h ऊपर गया, m नीचे आ गया, तो 24 बाई 25 h ऊपर गया, तो एच आर एम नीचे आ गया अपॉन एम। यही आंसर है आपका। जो ऑप्शन हो एबीसीडी में उसको आप टिक कर देंगे। तो ये एक बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन था 2012 का बच्चे। इस क्वेश्चन को आप थोड़ा गौर से देखेंगे कि मैंने कैसे सॉल्व किया है ना। जो एनर्जी डिफरेंस था उसी से हमने इसको निकाल लिया बच्चे। अब है मेरा अच्छा 2012 में एक और 2 प्रॉब्लम थे, एक मैंने कर लिया, दूसरा है इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम फर्स्ट जंप फ्रॉम थर्ड एक्साइटेड स्टेट। तो मैंने पहले कह दिया है कि थर्ड एक्साइटेड स्टेट है, यानी n इक्वल्स टू 4 लेना। बच्चे क्या करते हैं, n इक्वल्स टू 3 ले लेते हैं और सारी कहानी यहीं पे खराब हो जाती है। तो बी केयरफुल, मैं बार बार समझा रहा हूं कि थर्ड एक्साइटेड स्टेट मींस n इक्वल्स टू 4 टू सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, यानी जो नेक्स्ट n है, या इसको n1 इसको n2 ले लो, तो वो कहते हैं सेकेंड एक्साइटेड, यानी n इक्वल्स टू 3। ठीक है, बढ़िया बात है। एंड देन फ्रॉम सेकेंड टू फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, और फिर कहता है कि इससे जंप करके फिर वो, आप ऐसे समझ लो कि इस वाले केस में जो n1 है वो मेरा 3 है और n2 जो है मेरा फर्स्ट यानी 2। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब क्या, n इक्वल्स टू 2। तो 2 जंपिंग है, तो कहता है कि देखो एक इस जंप में भी लैम्डा निकलेगा, एक इस जंप में भी लैम्डा निकलेगा, इसको मैंने लैम्डा डैश ले लिया। तो इन दोनों लैम्डा यानी वेवलेंथ का रेशियो ऑलमोस्ट उसी पैटर्न पे ये क्वेश्चन भी है, यानी वही फॉर्मूला आपका
तो देखो पहले हम इसमें निकालते हैं, तो 1 लैम्डा इक्वल्स टू आर 1 मॉड की बात करें तो 3, तो 3 का स्क्वायर 9, 1/16। जानू उसकी मैंने क्या कि नेगेटिव नहीं आए, तो ये 9 और 16 का मैं सीधा ले लेता हूं 144, और ऊपर हो गया तुम्हारा 16 माइनस 9, और r तो था ही, तो r मैंने यहां लिख लिया। कितना हो गया बच्चों ये 1/λ कितना हो गया ये 16 में 9 7 16 7/144r। ये मेरा एक रिलेशन आ गया इस वाले जंप का। देखो एक ही पैटर्न पे है तो अब आपको मुश्किल नहीं लगेगा। अब इसके लिए, तो इसके लिए क्या करेंगे, n3 और 2 है, तो n3 तो 9 हो गया, तो यहां पे 2 यानी 4 ले लेंगे, यानी 2 में जंप किया है 3 से, तो 3 का स्क्वायर 9। तो इसको जब सॉल्व करेंगे बच्चों तो ये क्या हो जाएगा, 4 और 9 का एलसीएम 36, 4 9 माइनस 4 और r तो है ही, तो ये मेरा हो गया 5/36r। चलिए, तो 1/λ' मेरा हो गया 5/36। देखो मैं पूरा डिटेल में समझा रहा हूं ताकि एक एक बच्चे को समझ में आए। कोई बच्चा ये नहीं कि सर मेरे को आपने मतलब जो समझाया मेरे को नहीं समझ में आया, ये चीज मेरे ऊपर से निकल गई। ठीक है बच्चों, तो ये अपना आ गया दोनों लैम्डा का रिलेशन। अब कहता है कि इनका रेशियो क्या होगा, तो कोई नहीं, लैम्डा बाय लैम्डा डैश पूछ रहा है, तो लैम्डा इसके अपॉन करेंगे तो ये मेरा शायद 36/5r नीचे आ जाएगा, और ये 7/144, ये 7r/144 नीचे आ जाएगा। तो देखो r कट हो गया, 12 तिया 36, बढ़ 44 यानी 12 12 144, तो ऊपर हो गया 21 और नीचे हो गया नहीं ऐसे काट देते ना, 3 4 जा 12, तो ये हो गया सीधा 7 और ये हो गया 20। तो यही आपका जो है रेशियो लैम्डा और लैम्डा डैश का जो रेशियो है 7/20, यही आपका ऑप्शन जो होगा उसमें आप इसको टिक कर देंगे बच्चे। है तो आसान, लेकिन ये है कि उस समय आप पेशेंस के साथ इसको करोगे तभी सही होएगा। ठीक है, तो इसको अच्छे से आप देख करके समझ करके इसकी प्रैक्टिस करेंगे। अब है अपना ये 12 के 2 क्वेश्चंस थे, अब 13 में जो है अपना द रेशियो ऑफ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। चलिए सारा वेवलेंथ पे ही आ रहा है, तो यही प्लानिंग आप भी देखिए कि एटम्स, मेरे इस टॉपिक को करवाने का मतलब ही यही था कि एटम्स से क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, तभी तो आप उसी डायरेक्शन में प्रिपरेशन करेंगे और उस लेवल के हिसाब से करेंगे। यही अपना स्ट्रेटजी है। ये केवल मैं यहाँ पे जो मेरी लेक्चर है मैं प्रॉब्लम्स बनाने के लिए नहीं आपके लिए बना रहा हूं। एक एक चीज को मैं चाहता हूं कि हम उसको डिस्कस करें कि क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं, किस लेवल के आ रहे हैं और उनको कैसे अटेम्प्ट करना है, उनके पीछे कंसेप्ट क्या है, सारी चीजों को हम यहाँ पे देख रहे हैं। नॉर्मल यहाँ पे हम केवल डिस्कस ये सॉल्व करके नहीं छोड़ रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो 13 की बात करें तो रेशियो ऑफ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कॉरस्पॉन्डिंग टू लेमन एंड बाल्मर सीरीज। अब देखो बच्चों, फिर मैं आपको एनर्जी लेवल पे, जिनको एनर्जी लेवल समझ में आएगा वही एटम्स के क्वेश्चंस को अच्छे से कर पाएंगे। मैं दोबारा समझाता हूं, ये n = 1, सेकेंड, थर्ड, 4, और ये कहां तक जाता है, कहां आगे चल के बहुत क्लोज हो जाता है और n = इन्फिनिटी तक जाता है, जहां पे जाकर के इसकी जो एनर्जी है वो 0 हो जाती है, और ये तो अपना ग्राउंड स्टेट एनर्जी होती है। अगर हाइड्रोजन की बात करें तो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस का। ये ध्यान रखना, ये अपना एनर्जी लेवल्स, इसी कहते हैं एनर्जी का लेवल्स। इसमें लेवल इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसमें -3.4, इसमें -1.5, इसमें -0.85 वगैरह वगैरह, और अंत में जाकर के 0, जहां पे जिसके बाद एटम आपका आयोनाइज हो जाता है उस डिटेल में नहीं जाना है। तो कहता है लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। अब समझो,
मैंने अभी अभी समझाया था कि सबसे नीचे मेरा लेमन होता है, और लेमन में मैंने कहा था कि हजारों लाखों जंप्स, पॉसिबल जंप्स हैं, लेकिन सबको फाइनली यहां पहुंचना है, तभी लेमन सीरीज होगा। सीरीज क्यों बोलते हैं? तो चूंकि बहुत सारे जंप्स हैं तो बहुत सारे वेवलेंथ्स होंगे, तो उन सारे वेवलेंथ्स को इकट्ठा करेंगे तो उसी को सीरीज कहेंगे। किसका? तो लेमन का। जब इस पे आएगा तो उन सारे वेवलेंथ्स को बाल्मर का सीरीज कहेंगे। जब इस पे आएगा तो उस सारे वेवलेंथ्स को हम पैसन का कहेंगे, ब्रैकेट का कहेंगे, फंड का कहेंगे, बाकी जिसका आप अपना भी नाम रख सकते हो किसी भी सीरीज का। इतने सारे सीरीज हैं, कमी ही नहीं है। आप अपने घर के सारे मेंबर्स के नाम पे सीरीज का नाम रख सकते हो बच्चों। वेरी फनी, लेकिन है पॉसिबल, बिकॉज ये इनफाइनाइट सीरीजेज हैं। तो इनफाइनाइट है तो भाई कोई भी, जितने लोग इस अर्थ पे हैं, जितनी क्रिएचर्स हैं, सबके नाम पे सीरीज हो सकता है ना। एनीवे, तो ये जो जंप करता है बच्चों, तो ये बताओ, ये एक जंपिंग है, ये बड़ी है, उससे छोटी है, उससे छोटी है, उससे छोटी, ये सबसे छोटी जंप है। अब मैं समझाना क्या चाह रहा हूं उसको ध्यान से सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, कि जितना बड़ा जंप या जितनी बड़ी जंप होगी उतना ही ज्यादा एनर्जी निकलेगा, ज्यादा एनर्जी। और जितना ज्यादा एनर्जी वाला वेव निकलेगा, मतलब इससे अरे ईएम वेव कह लो, उतना ही कम वेवलेंथ उसका होगा। ये तो पता है ना, ये रिलेशन, कि जो लैम्डा होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो क्या होता है? वेवलेंथ होता है। वेवलेंथ बड़ी होगी इट मींस फ्रीक्वेंसी छोटी होगी, और फ्रीक्वेंसी क्या? जो एनर्जी को तो हम लोग एच न्यू ही लिखते हैं ना, एनर्जी तो डायरेक्टली फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल होता है। तो कहने का मतलब कि जितनी ज्यादा एनर्जी उतना ज्यादा फ्रीक्वेंसी, तो उतना ही छोटा लैम्डा, उतना ही छोटा वेवलेंथ। इसको समझो। अगर ये नहीं समझोगे तो ये सब क्वेश्चंस रटना पड़ेगा, नहीं कर पाओगे बिना रटे, और रट के कर नहीं सकते हो, उसमें थोड़ा भी चेंज होगा तो फंस जाओगे। तो समझो उस चीज को। तो जितनी बड़ी जंप उतनी ज्यादा एनर्जी, उतना कम वेवलेंथ। पर यहां तो कहानी उल्टी है। ये तो कहता है लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए बताओ इसमें कौन सा जंप होगा? तो जो सबसे छोटा जंप होगा, यानी सबसे कम एनर्जी, सबसे कम एनर्जी वाला जंप तो यही लगता है, क्योंकि ये और ये बहुत पास पास हैं। तो उतना ही बड़ा लॉन्गेस्ट तुम्हारा लैम्डा यानी वेवलेंथ होगा। बेसिक समझो, क्वेश्चन तो मैं 1 मिनट में करवा दूंगा, लेकिन ये चीज नहीं समझोगे तो फिर दिक्कत बनी रहेगी। तो मतलब इस जंप में जो लैम्डा निकला है, उस लैम्डा की यहां पे बात हो रही है। समझ बात आई? अब मैं क्वेश्चन दोबारा पढ़ता हूं। अब देखो क्वेश्चन क्या है, वो तो मैं समझाने में इधर रह गया। रेशियो ऑफ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कॉरस्पॉन्डिंग टू लेमन एंड बाल्मर सीरीज इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो लेमन के लिए देखो ये क्लियर है। तो सिमिलरली ये जो होगा वो मेरे बाल्मर के लिए होगा। मैंने इसको लैम्डा डैश रखा क्योंकि ये मेरा बाल्मर वाला लाइन है, ये लाइन बाल्मर का है। तो इसमें भी बहुत सारी जंप होंगे, बहुत सारी जंप होंगे। तो ये जो सबसे छोटा जंप होगा, मैं यहां दिखा देता हूं, ये सबसे छोटा जंप होगा, यानी सबसे बड़ी इसकी वेवलेंथ होगी, एनर्जी चूंकि उसकी कम है। ठीक है बच्चों, चलिए ये समझ गया। तो ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, यही समझना इंपॉर्टेंट था। आप इसको वीडियो को रोक करके, पॉज करके, जैसे भी हो इसको समझिए, तभी आगे बढ़िएगा। नहीं तो ऐसे क्वेश्चंस आप देख रहे हो कि लगातार रिपीट हो रहे हैं, नहीं बना क्या होगे अगर नहीं समझ आया तो अब हो गया कि अगर मैं लेमन की बात करूं तो इसका n1 तो 1 होता है, और इस वाले केस में n2 मेरा 2 ही होगा। अगर मैं बाल्मर या बामर की बात करूं, इसका n1 को हम लोग 2 लेते हैं और n2 इस वाले केस में 3 है। तो देखो फॉर्मूला लैम्डा का 1/λ r n1 स्क्वायर यानी 1 ही हुआ, n2 स्क्वायर 1/4। तो इसको सॉल्व करो, 4 3/4r। ये मेरा हो गया लेमन वाला लैम्डा। जो बाल्मर का लैम्डा है उसके लिए यहां लिखो 1/λ डैश इक्वल्स टू r n1 स्क्वायर यानी 4 माइनस n2 स्क्वायर 9। तेज तो नहीं करवा रहा हूं बच्चों। 36, ये 4, ये 5/36 हुआ क्या? 4, हाँ 5/36 ही होगा। ठीक है, 1/λ डैश ये मेरा हो गया बाल्मर का। क्या कह रहा है? कह रहा है कि इन दोनों का रेशियो पूछ रहा है क्या? हाँ रेशियो पूछ रहा है। तो फिर वही बात, लैम्डा बाई लैम्डा डैश पूछ रहा है। तो लैम्डा बाई लैम्डा डैश, तो लैम्डा डैश का तो ये ऊपर आ जाएगा, तो 5r/36 इसका नीचे चला जाएगा
तो 3r और ऊपर आ जाएगा इसका 4, r गया 4 9 36, तो ये मेरा हो गया 5:27। यही आपका रेशियो है 5:27। ठीक है बच्चों, तो ये मेरा 13 का हो गया। तो वह सेम चीज थी, मेन है इस चीज को समझ। देखो फॉर्मूला तो मेरा यही है, एक ही फॉर्मूला है, लेकिन गलती कहां होती है, ये एन का चक्कर होता है कि ये कौन सा जंप है। तो मैंने समझाया अभी आपको शॉर्ट में, बाकी मेरे वीडियो में देखेंगे कि वो डिटेल में। तो ये एन का चक्कर ही सबसे बड़ा है कि आपको समझना पड़ेगा कि एन क्या लेना है, 1 लेना है, 2 लेना है, इन्फिनिटी लेना है, 5 लेना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 13 के बाद आते हैं 14 पे। ये बार बार जो है ये फॉर्मूला यूज हो रहा है, तो इस पे अपनी कंट्रोल बनाइए। प्लानिंग तो यही है ना कि जो ज्यादा पूछ रहा है उन चीजों को बिल्कुल कंट्रोल में करना है, तभी मामला फिट होगा। 2014 का केस, ये क्या है भाई, 14 में हाइड्रोजन एटम इन ग्राउंड स्टेट, फिर बात आ गई ग्राउंड स्टेट में, फिर लिखता हूं यानी n = 1 ग्राउंड स्टेट। ये ध्यान रखना, इज एक्साइटेड बाय अ मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन ऑफ लैम्डा इतना। अब बड़ी अच्छी कहानी है कि इन्होंने क्वेश्चन पहले समझो, बच्चे इसको बिना समझे भी कर लेते हैं, लेकिन एक फील नहीं आती कि हमने क्या किया है। तो आप सब प्रॉब्लम जरूर कीजिए, लेकिन एक फील के साथ कीजिए कि चीज क्या है, फिजिक्स के समझ के साथ चीजों को कीजिए, तब ज्यादा बेनिफिट होगा। तो लैम्डा जो है वो दे रखा है 975 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, अच्छी बात है। नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन द इमिटेड स्पेक्ट्रम, यानी नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, यानी कितने पॉसिबल वेवलेंथ्स उसे निकल सकते हैं, यानी कितनी जंपिंग पॉसिबल है इस वाले केस में। आपको सर केस क्या है, पहले केस तो बताइए। तो कहा देखो केस ये है, तो समझो फीलिंग लो इस चीज की, क्या है ये कि ये मेरा ग्राउंड स्टेट हुआ हाइड्रोजन का। ठीक है बेटा, यहां पे एक इलेक्ट्रॉन भाई साहब पड़े हुए हैं और ग्राउंड स्टेट में पता है कि एनर्जी सबसे कम होती है। तो ये मानो कि ये अब कहीं जाएगा तभी, भाई ऊपर ही सबसे नीचे तो है ही, अब इसको ऊपर जाने का ही तो पॉसिबिलिटी है। ये इसमें किसी में जा सकता है, तो कैसे जाएगा। देखो ऊपर से नीचे आना तो बहुत आसान है, छत से नीचे कूदना आसान है, ऊपर जाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लिफ्ट वगैरह लगाना पड़ता है। वही हालत इसकी है कि ये जो इलेक्ट्रॉन अगर यहां है, तो इसको अगर इसमें कहीं भी जाना होगा तो इसको एनर्जी देनी पड़ेगी, एफर्ट डालना पड़ेगा, तभी ये ऊपर उठेगा। तो इसने क्या कहा कि इतनी एनर्जी वाली जो भी लाइट है इसके ऊपर डाला। समझो चीज को कि इतनी एंगस्ट्रॉम, जिस लैम्डा मतलब क्या, इससे एनर्जी निकलेगी उस लाइट की, उस लाइट को मोनोक्रोमेटिक मतलब कुछ भी नहीं, सिंगल कलर वाली लाइट को इस पे डाला। तो लाइट मतलब क्या, एनर्जी डाला। एनर्जी डालेंगे तो ये अब एनर्जाइज हो जाएगा, तो ये जंप मारेगा, तो ये ऊपर यहां डिपेंड करता है कि आपने इसको कितनी एनर्जी दी है। दिस इज द क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन समझो, को बनाना बहुत आसान है, क्वेश्चन बिना समझे बनाने में मजा नहीं आएगा। तो समझिए, एनर्जी दिया तो अब ये मूव कर सकता है हायर एनर्जीज में, क्योंकि ये लोअर एनर्जी होता है, हायर और ज्यादा बढ़ते। ठीक है बच्चों, तो पूछता है कि ये जो ऊपर जहां जाएगा, सपोज मान लो ये यहां तक आ गया, फॉर एग्जांपल अभी मैं निकालूं कहां जाए, मान लो कि यहां तक आ गया, अब क्या होगा, अब या तो ये यहां जंप करेगा, यहां करेगा, बहुत सारे पॉसिबिलिटीज होंगे। तो जितनी जंप की पॉसिबिलिटी है उतने स्पेक्ट्रल लाइंस निकलेंगे, वही पूछ रहा है। अगर मैं आपको सच बताऊं तो बहुत सारे बच्चों ने ऐसे क्वेश्चंस करे होंगे, वो कर तो लेते हैं पर उनको ये नहीं पता होता कि वो कर क्या रहे हैं, क्योंकि फॉर्मूला है, वो गिवन फॉर्मूला है, रट्टा मार करके वो निकाल भी लेते हैं, सही आंसर होता है, उसमें कोई बुराई नहीं है, मार्क्स तो मिल ही जाएंगे। लेकिन मैं कहता हूं मजा दुगुना हो जाएगा जब आप इसको समझ के करेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये चीज था कि एटम यहां था, इलेक्ट्रॉन हमने उसको एनर्जी दी, जंप करके कहीं भी चला गया। अब वहां से जब वो नीचे आएगा तो कितने लाइंस को वो एमिट करेगा। ओके, तो चलिए, तो सबसे पहले अब हम देखते हैं कि अरे इस लाइन को मिटाना नहीं था। अब देखो फिर एनर्जी लेवल, तो ये अब मान लो कि हमने एक चीज देख लिया अभी तक में कि एनर्जी लेवल्स जिसका स्ट्रांग है वही खेल को जीतेगा।
इस जंग को वही जीतेगा जिसकी एनर्जी लेवल्स पे कंट्रोल है। अब बच्चों आपको बिल्कुल रटा होना चाहिए। वैसे फॉर्मूला आपके पास है, लेकिन वहां पे आप इसको कितना अप्लाई करेंगे, ओवर एन स्क्वायर। N1 डालेंगे तो ग्राउंड स्टेट की एनर्जी आ जाएगी क्या, तो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 2 डालेंगे तो ये 4 हो जाएगा, 4 से डिवाइड करेंगे तो मुझे चूंकि याद है, आपको भी याद होना चाहिए, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ग्राउंड स्टेट का। जब हम 1 डालेंगे, 2 डालेंगे तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस का, फिर यहां 1.51 -0.85 सो ऑन। ये आपको रटा होना चाहिए। नहीं रटा हुआ है तो फिर आप समझिए कि आपका कितना टाइम वेस्ट होगा। तो ये चीज है कि ये ग्राउंड लेवल्स हैं। अब है कि जब हम एनर्जी देंगे तो हम देखते हैं कि वो यहां पे उसकी एनर्जी तो है -13.6। अब जो भी एनर्जी देंगे, सपोज मैं अब फॉर एग्जांपल मान लो कि मैंने यहां पे उसकी एनर्जी 13.6 है माइनस में, मैंने उसको 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी दे दी, या 15.6 ले लो, थोड़ा सा हिसाब आसान रहेगा। तो वो तो इसमें एक तरीके से नहीं, 15 तो ज्यादा हो गया, 10 ले लो, 10.6 ले लो, तो इसमें तो ऐड किया हमने इस एनर्जी में, तो ये मेरा बचा 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एग्जाम्पल में समझा रहा हूं। देखो इस क्वेश्चन को बनाना मेरा केवल एम नहीं है, इस चीज को समझाना बहुत जरूरी है। तो अगर मेरे ग्राउंड स्टेट में जो इतनी एनर्जी होती है और ऊपर से जो मैंने एनर्जी दिया यहां से, अगर फॉर एग्जांपल वो ऐसे, इसका कुछ और आएगा, एग्जांपल में दे रहा हूं, अगर मैंने इतना दिया तो इतनी एनर्जी उसके पास, आपके इलेक्ट्रॉन के पास माइनस में हो गई। तो अब देखो अगर 3 - 3 है तो दिस इज ग्रेटर देन, यानी आपका इलेक्ट्रॉन जो यहां से जंप करके इसको तो क्रॉस कर ही जाएगा, क्योंकि ये तो -3.4 है और ये -3 है, तो माइनस है मतलब ये इससे बड़ा है, इससे ये बड़ा है, तो यहां तक पहुंच जाएगा। इससे नीचे, इसके ऊपर, ये चीज समझना है। तो वही चीज यहां देखेंगे कि इतने वाले वेवलेंथ से कितनी एनर्जी प्रोड्यूस होगी, वही वैल्यू हम यहां पर रखेंगे। ये तो मैंने एग्जांपल दिया था। तो बच्चों अब दूसरा स्टेप क्या है कि एनर्जी निकालना, और ये मैं आपको तरीका बताऊंगा, बहुत ही आसान तरीका है। वो तरीका क्या होता है कि जब भी आपको एनर्जी निकालना हो, सीधा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में आप एनर्जी आएगा, सीधा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में। फॉर्मूला क्या होता है, रट लीजिए, 1242 बाई लैम्डा, और लैम्डा भी आपका नैनोमीटर में ही रखना है, कुछ नहीं चेंज करना है, और आपका ये पूरा का पूरा आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में आ जाएगा। आपको वो लंबी चौड़ी कैलकुलेशन नहीं करनी है कि HC बाई लैम्डा, फिर H की वैल्यू, C की वैल्यू, फिर वो जूल्स में आएगा, फिर जूल्स को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है। ये रेडीमेड खिचड़ी पकानी है ऐसे, ठीक है बच्चों। अब स्टेप नंबर 2 को, सर ये तो एंगस्ट्रॉम में है, तो सबसे पहले इसको हम बदलेंगे लैम्डा को नैनोमीटर्स में, तो 975, देखो ये भी सीख लो, यानी -10 एंगस्ट्रॉम, और हमें चाहिए -9 नैनोमीटर के लिए, तो हमने -10 को -9 किया, यानी -9, यानी बड़ा किया इसको, तो इसको छोटा करना पड़ेगा एक, तो ये मेरा 9, एक पॉइंट हमने यहां पे इसको छोटा कर दिया, तो 97 पॉइंट इतना ये मेरा हो गया। तो लिख सकते हैं इसको 97.5 नैनोमीटर। पहला काम, एक एक चीज को सीखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लैम्डा को हमने निकाल लिया नैनोमीटर्स में। अब अपना वही फॉर्मूला, जो एनर्जी होती है 1242 अपॉन लैम्डा, नैनोमीटर्स में डालना है, तो 97.5 आंसर आपका आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में। अब बच्चों देखो, ये ऊपर भी कोई बहुत सिंपल सा नंबर तो है नहीं, 1242 है। अगर 1240 भी होता तो मान लेते ही 1242 है। कुछ बच्चे इसको 125 कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं 1242 प्रीफर करता हूं, ये बेस्ट नंबर है। और नीचे भी कोई सिंपल नंबर तो है नहीं, 97.5 है। अब देखो इसको आप वहां पे सॉल्व एक्यूरेटली नहीं कर सकते हैं, आपके पास इतना टाइम ही नहीं है। तो यहां पे फिर मेरा वो ट्रिक आता है। देखो हमें इस जंग को जीतना है, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, तो फिर यहां पे हमें कौन सा अपना हथियार निकालना है, वो है अपना अप्रोक्सीमेशन मेथड, सॉल्व करने के लिए न्यूमेरिकल्स को, जो मैंने पिछली क्लास में डिस्कस किया था। वो क्या होता है कि देखो ये मोटा मोटी आपका, इसको आप 1 to
40 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चों, आप देखना। और ये 97.5 है, अरे 100 के आसपास ही तो है, इसको आप 100 लिखो। या देखो आपने इसको बड़ा किया तो इसको बड़ा ही कर लो, इसको 1250 लिख लो, ज्यादा बढ़िया रहेगा। दिस इज अ बेस्ट मेथड। तो ये मेरा सीधा आ गया 12.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखो आप कितने स्मार्ट तरीके से आपने इसको कर लिया। इसको सॉल्व कर सकते थे क्या आप? और करते तो आपकी वहां पे कितना टाइम वेस्ट होता, तो कहानी खत्म थी। तो ये चीज जो मैं सिखाया हूं, सच पूछिए तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपकी क्लास में सिखाया है। अप्रोक्सीमेशन आपको आनी चाहिए, लेकिन वो एक प्रैक्टिस से आपको आएगा कि कहां घटाना है, कहां बढ़ाना है नंबर्स को, और कैसे उसको एडजस्ट करना है। तो ये मेरा 12.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया। देखो ये इसका सॉल्यूशन लंबा जा रहा है, पर क्या है कि हम टॉपिक को भी डिस्कस करते जा रहे हैं। तो इतनी एनर्जी हमने, सच पूछो तो हमने इसको दिया, यानी प्लस 12.5 या 6 ले लो, हमने इसको एनर्जी दिया है ना, 5 ही ले लो, हमने इसको एनर्जी दिया। तो कितनी एनर्जी इसको मिली, तो वो मैं यहां लिखता हूं। अभी मैंने बताया था कि जो इसकी फाइनल एनर्जी बची, पहले -13.6 थी ग्राउंड स्टेट में, प्लस हमने 12.5 दे दिया, तो ये -1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इसके पास बची। अब यहीं से मेरा अगला स्टेप होगा कि ये कहां जाएगा। तो देखो 1.5 माइनस में है, यानी ये बड़ा है, तो ये इससे भी ऊपर चला जाएगा, यानी इसको टच कर जाएगा मोटा मोटी। यहां बिल्कुल यहां तक तो नहीं आएगा, क्योंकि ये -0.85 इससे बड़ा है, पर ये इस थर्ड को क्रॉस करके ये फोर्थ तक ये टच करने जा रहा है। तो इसको हम मानते हैं, हम लोग इस यहां पे ले लेते हैं कि ये n = 4 तक ये पहुंचा, ये आपको लेना पड़ेगा। और अब पूछता है कि अब बताओ जब ये नीचे आएगा तो कितने टाइप से जंप करेगा। देखो क्वेश्चन कितना मैंने इसको लंबा एक्सपैंड कर दिया समझाने के चक्कर में, पर वो आपके बेनिफिट के लिए है। अब ये है कि वो, तो बच्चों उसके लिए मेरे पास 2 तरीका है, आपको जो सूट करता है आप उसको कीजिए। पहला तरीका जो है वो बिल्कुल ब्लाइंड तरीका है, मुझे वो पसंद नहीं है, पर टाइम बचाता है बहुत, वो है n-1/2। ये फॉर्मूला होता है सीधा सा, एक इंपीरिकल फॉर्मूला है, इसका कोई डेरिवेशंस नहीं, इंपीरिकल फॉर्मूला, जुगाड़बाजी। तो यहां पे मेरा n4 है, 4 - 1/2, तो ये 2, 4 में से 3, तो ये मेरा 6, यानी 6 आपको स्पेक्ट्रल लाइंस मिलेंगे। पर आपको फीलिंग नहीं आई कि सर ये कैसे निकला, मैं आपको फील करवाता हूं कि ये कैसे 6 नंबर आएंगे। अगर बाय चांस आप ये फॉर्मूला भूल गए, उसे भूलना नहीं है, ये काफी टाइम सेव करता है, काफी बढ़िया है उस मामले में। लेकिन फील की जहां तक बात है, इसमें कोई फीलिंग नहीं है, और बिना फीलिंग की मैं फिजिक्स पढ़ाता नहीं हूं, और आपको पढ़ना भी नहीं चाहिए, चीज तो आनी, ये फॉर्मूला भी करना है, मैं इसको मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन फील देखिए क्या होता है। मान लो कि मेरे पास कुछ एनर्जी लेवल्स हैं, यहां पे चूंकि 4 की बात ही, मैंने 4 ही लिया है। अब देखो मेरा इलेक्ट्रॉन यहां पे था, ये यहां से यहां जंप कर सकता है, ये यहां से यहां जंप कर सकता है, ये यहां से यहां जंप कर सकता है, 3 हो गए। ये ऐसे कह सकते हैं कि यहां से यहां जंप कर सकता है, और यहां से यहां भी जंप कर सकता है, और ये यहां से यहां जंप कर सकता है। तो इतनी पॉसिबिलिटी बन रही है, 1 2 3, इसको ऐसे ऐसे दिखा लीजिए, ज्यादा बढ़िया रहेगा, 4 5, और यहां से यहां तक 6। नहीं, 1 2 3 हो गया, ये चलो वही सही था, यहां से यहां तक, फिर यहां से यहां तक, और फिर यहां से यहां तक। इतनी पॉसिबिलिटी, तो आपके 6 जो है आपके ये यहां पे लाइंस हो गई, ये ठीक है। ठीक है बच्चों, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये आपको समझ में आ गया, दोनों तरीके सही थे, आप फॉर्मूला भी याद कर सकते हैं, और वो जुगाड़ से भी आप इसको कर सकते हैं फील के साथ। अब है 2015, ये तो कुछ ज्यादा ही बढ़िया क्वेश्चन था। 2015 बच्चे, ये क्या है, ये कहता है कंसीडर थर्ड ऑर्बिट ऑफ हीलियम, यानी पहले ही ले लो n = 3,
किसका? तो हीलियम प्लस का। प्लस प्लस में ज्यादा नहीं परेशान होना है, ऐसे लिखते हैं, यूजिंग नॉन रिलेटिविस्टिक अप्रोच। नॉन रिलेटिविस्टिक मतलब ये हो गया कि आपको यहां पे लाइट का कंसेप्ट नहीं लेना चाहिए, यानी सी को यहां यूज नहीं करना है। इसका मतलब यही हुआ। नॉन रिलेटिविस्टिक मतलब क्या? आपको बिना लाइट की स्पीड को यूज किए फॉर्मूला लगाना है, यानी अगर एनर्जी है तो यहां पे एच न्यू नहीं होगा, क्या हो जाएगा? हाफ एम वी स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ बच्चों, ध्यान रखना। द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दिस ऑर्बिट इज, इलेक्ट्रॉन की स्पीड को पूछ रहा है तो बढ़िया है। तो n = 3, जितनी एनर्जी होगी उसको हम हाफ एम वी स्क्वायर से इक्वेट करेंगे, आपका आंसर। तो सॉल्व करेंगे तो देखो ये फटाफट हो जाएगा। तो एनर्जी हो जाएगी थर्ड में -13.6 बाई n स्क्वायर और z स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो 13.6 n स्क्वायर और z इसका थर्ड है ना, 3 स्क्वायर और z यानी 2 स्क्वायर। तो ये हो गया 13.6 × 4/9। इसको यही रख दीजिए। ये मेरा आ गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में, ध्यान रखना। पर एनर्जी तो हमें जूल्स में चाहिए, तभी तो हम लगा सकते हैं फॉर्मूला, तभी तो इक्वेट कर सकते हैं। तो इसको जब हम जूल्स में कन्वर्ट करेंगे तो रिलेशन पता है ना कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 10⁻⁻19 जूल होता है। तो इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो सीधा कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इस नंबर से। इतना तो मैं शॉर्टकट कर ही सकता हूं बच्चों, इतना तो आपको समझ में आता ही होगा। अपॉन 9 बाकी मैंने से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये मेरी हो गई एनर्जी जूल्स में। परफेक्ट। अब कहता है स्पीड क्या होगी, तो भैया एनर्जी को अब इक्वेट कर दो। एनर्जी क्या होगी? मोशन है तो हाफ एम वी स्क्वायर होगा, ठीक है। एम किसका लेंगे? तो एम तो मेरा अगर सॉल्व करेंगे तो एम तो मेरा यहां पे आ जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन का एम 9.1 10⁻⁻27। ये सब वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, वहां पे आपको नहीं दे सकता है, दे भी सकता है, उनकी मर्जी। और 2 जब इधर आएगा तो यहां पे मैं इंटू 2 कर दिया। अब जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो देखो इसमें सॉल्व करने में आपका टाइम वेस्ट होएगा। तो देख लीजिए, मैं थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन करके दिखा देता हूं, बाकी आप अपने खुद इसको प्रॉपर सॉल्व करना। यहां स्क्वायर इसका भी ध्यान रखना। तो 13.6 4 1.6, इसको भी तो मैं 9 ही ले लेता हूं, 9.1 9 ही ले लेता हूं। तो इसमें कुछ लेकिन बात बैठ नहीं रही है इसमें अप्रोक्सीमेशन में, फिर भी देखते हैं। तो 13.6 ये 16 16 64, एक मिनट देखता हूं करके। इनटू माइनस का कोई मतलब नहीं है, एनर्जी है इसका कोई मतलब नहीं माइनस का। 6.4 इंटू 2 भी है, 10 का पावर ये ऊपर जाएगा 27 19 प्लस 8 हो जाएगा। चलो ठीक है, नीचे हो गया 9 × 9 80 81 ही ले लो। तो इसको मैं 13.6 और ये 6.4, तो ऐसा करता हूं मैं कि इसको मैं 6 कर देता हूं, छोटा कर देता हूं, इसको मैं बड़ा कर देता हूं, इसको मैं 14 कर देता हूं। देखते हैं अप्रोक्सीमेशन का, देखो यहां कुछ फायदा आपको नजर आए। इतना हो गया 14 94 इंटू 2 तो 90 180 होता है 94, तो 94 इंटू 2 4 दूनी 8 18 188 यानी 190 के आसपास हो गया। 10 का पावर 8 और नीचे मेरा है 80, इसको 90 ले लो, 190 ले लो, अप्रोक्सीमेशन ही है तो इतना तो आराम से ले सकते हैं। तो ये मेरा कट हो गया। तो मेरा जो v स्क्वायर है वो हो गया 8 दूनी 16 3 8, इतना मान लो अप्रोक्स 8 है ना, 8 और तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाँ सही है 8। तो v मेरा हो जाएगा, इसका रूट करेंगे तो इसका रूट कितना होगा 2.4 का रूट कितना होगा 1.14 14 के आसपास कुछ होगा, और 4 है तो ये मेरा 4 हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। मेरे ख्याल से ये आंसर है। कहीं पावर में आप देख लेना कहीं कम ज्यादा हो, ठीक है बच्चे। तो मेन था प्रोसेस समझना कि m3 लेना था, वेलोसिटी निकालना था। एनर्जी के लिए हमने ये लगाया फॉर्मूला
पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में था, उसको हमने जूल्स में कन्वर्ट किया और फिर उसको हमने हाफ mv स्क्वायर से इक्वेट कर दिया, तो आपका ये आंसर आ जाएगा बच्चों। इसको आप सॉल्व करके देख लेना आपका, और जो सही ऑप्शन होगा उसे टिक कर लेना इसको। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं। देखो अप्रोक्सीमेशन से तो हम बहुत क्लोज तो पहुंच ही गए थे मेरे ख्याल से। ऑप्शन मैंने देखा नहीं है, ऑप्शन किसी में से कोई होगा, है ना। हाँ, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन 2015 में 2 क्वेश्चन थे। ओके, इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ओके ये नहीं करना है बच्चों, ये 2015 में देखो 2013 का क्वेश्चन रिपीट क्वेश्चन है। सेम क्वेश्चन जो 13 में था वो रिपीट है 15 में एक बार। तो आप इसको भी ध्यान रखना है कि नीट में 10 साल के गैप में ही 2-3 बार क्वेश्चन रिपीट भी हो जाते हैं, नहीं भी होते तो बी केयरफुल, यानी पीछे प्रॉब्लम को करना ही करना है, क्या पता आ जाए, तो वो बिल्कुल फ्री का हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग 16 पे, और मजे की बात क्या है बच्चों, वेरी सरप्राइज कि 16 का भी जो क्वेश्चन है वो 2012 का रिपीटेशन है। अब देखो रिपीट क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, वैसा ही है, डिट्टो सेम क्वेश्चन है, सेम एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है। तो अब 2 क्वेश्चन तो आप कैसे निकल गए रिपीट क्वेश्चन। तो बच्चे बहुत ध्यान से प्रीवियस ईयर को करना है, और साथ में जेईई मेंस का भी। भाई जंग जीतना है कि नहीं जीतना है ना, जीतना है ना, तो इतना तो करना पड़ेगा बच्चों। चलिए तो देखिए 2 क्वेश्चन आपके लगातार रिपीट क्वेश्चन आए थे, एक 13 का एक 12 का। अब है 16 का दूसरा क्वेश्चन। 16 में 2 क्वेश्चन थे, चूंकि 2 बार पेपर हुआ था। 16 में व्हेन अल्फा पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग विथ अल्फा पार्टिकल, ये क्या होता है, ये हीलियम एटम को ही अल्फा पार्टिकल बोलते हैं। मूविंग विथ वेलोसिटी v बॉम्बार्ड ऑन अ हैवी न्यूक्लियस ZE। अरे ये आपका रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट का उन्होंने पूछ दिया है। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, याद कीजिए, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ये बच्चों देखो जिनको ये पता होगा उन्होंने इसको चुटकी किया होगा, नहीं तो फिर मुश्किल था। तो इसका जो फॉर्मूला होता है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का, उसको मैं डी लिखूं तो वो जो मेरा फॉर्मूला होता था उसमें आप देखोगे कि जो आपका मास होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच में। कहो क्यों, कि इसका जो फॉर्मूला होता है उसमें नीचे होता है काइनेटिक एनर्जी, यानी हाफ mv स्क्वायर। तो बाकी सब मतलब नहीं, हम तो केवल मास से मतलब है। तो इसमें इन्होंने केवल यही पूछा है कि डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच जो है हाउ रिलेटेड विथ मास। तो फॉर्मूला जब आप देखोगे तो आप देखना कि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास है, तो आंसर में यही लिखना था 1/m। ठीक है बच्चों, तो इसकी भी कहानी खत्म। ये सिंपल फॉर्मूला बेस्ड था। फॉर्मूला में देखिए कि m और d में क्या रिलेशन है, उसमें m मेरा नीचे था तो मेरा हो गया आंसर 1/m। तो ये 16 का दूसरा क्वेश्चन था। 16 में 2 बार पेपर हुए थे। अब आ जाते हैं 17 पे। द रेशियो ऑफ लैम्डा यानी वेवलेंथ ऑफ द लास्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज एंड द लास्ट लाइन ऑफ लेमन सीरीज। तो देखो बच्चों फिर से वही आ गई लेमन और बाल्मर सीरीज की कहानी। लेमन और बाल्मर सीरीज की कहानी दोबारा से आ गई। लास्ट लाइन, तो लास्ट लाइन तो देखो n जो है वो इनफिनिटी को लास्ट लाइन कहते हैं। ये कब का है, 17 का, 2017 का। बहुत आसान क्वेश्चन। तो लेमन की अगर मैं बात करूं तो n1 तो इसका 1 होता है और n2 इंफिनिटी लेंगे। अगर मैं बाल्मर की बात करूं तो इसका n1 तो 2 होता है और n2 इस वाले केस में इंफिनिटी, चूंकि लास्ट लाइन बोल रहा है, ध्यान रखना। मैंने कहा ना सारा खेल तो n1 n2 का ही है। आपको n1 n2 लेना आ गया तो कहानी खत्म है इसकी, बिल्कुल कर लेंगे। तो कहता है रेशियो निकालना, बार बार रेशियो पूछता है वेवलेंथ का। ये भी ध्यान रखना कि नीट में इस चैप्टर से वेवलेंथ का रेशियो सबसे ज्यादा पूछ रहा है, तो उसको फोकस करना है। तो इसको निकालो, मैं निकालूं या इसको कर लोगे बच्चों, है ना।
निकाल देता हूं, रुको। 1/λ इक्वल्स टू आर n1 तो 1 और 1 बाई इन्फिनिटी ये तो 0 ही, तो ये तो मेरा 1 माइनस 0 ही बचा, तो ये मेरा 1/λ जो है सीधा r बचा। चलिए छोटा ही था। 1/λ डैश में ले लेता हूं बालवर में, तो r n1 तो 2 का स्क्वायर 4, ये तो 0 ही हो गया, तो 1/λ डैश मेरा जो है वो हो गया r/4। तो रेशियो लैम्डा बाई लैम्डा डैश, तो लैम्डा बाई लैम्डा डैश, तो 4/r और इसका r तो नहीं, उसका ऊपर चला जाएगा, इसका r चला जाएगा ऊपर, हाँ ठीक है। 4/r तो ये कट हो जाएगा, तो ये मेरा हो गया 4, ये रेशियो लैम्डा इज टू लैम्डा डैश मेरा क्या हो गया 4। ठीक है बच्चों, बहुत आसान था ये। इसके बाद है मेरा 18 का, 18 का बहुत ही आसान है वो भी, उसमें भी कुछ नहीं है खास। 18 का मेरा रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी टू टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन बोर्ड्स रेडियस ऑफ अ हाइड्रोजन एटम। मतलब सीधा सा कहता है कि काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी इन दोनों का रेशियो, तो जिन बच्चों को इन दोनों का रिलेशन पता है उनके लिए रेशियो कुछ भी नहीं है। सबको पता है जो ke होता है माइनस ई होता है, ये रिलेशन होता है। किसी भी हाइड्रोजन एटम में जो एनर्जी का रेशियो होता है काइनेटिक टू टोटल एनर्जी वो होता है, तो यहां सीधा है 1:-1, यही आपका एक ऑप्शन है 1:-1, यहां से लिखिए 1/-1, आपको जो समझ में आए, और वही आपका आंसर हो गया। ये 18 आपका था, 18 का क्वेश्चन, ये 18 का था क्वेश्चन, बहुत ही आसान था। अब आ जाते हैं 19 पे, बिल्कुल हम लोग नजदीक पहुंच गए हैं 20 के। तो 19 की जहां तक बात है, 19 में आपको बच्चों को पता है कि 19 में 2 पेपर हुए थे, एक उड़ीसा एक ऑल इंडिया। तो पहले हम देखते हैं ऑल इंडिया वाला। तो पहला जो 19 का क्वेश्चन है वो है मेरा ऑल इंडिया वाले पेपर का, वो है टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इन एन ऑर्बिट इज। फिर वही बात आसान सा, कहा टोटल एनर्जी जो है -3.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखा है किसी भी इलेक्ट्रॉन का। तो कहता है कि उसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा और पोटेंशियल क्या होगा। तो बच्चों अभी मैंने कहा था काइनेटिक जो होता है टोटल का नेगेटिव होता है, तो इसका नेगेटिव तो +3.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आंसर। और पोटेंशियल जो होता है वही मैं बता देता हूं, याद ही कर लो, वो टोटल एनर्जी का ट्वाइस होता है। इतना सा रिलेशन है, कुछ भी नहीं, तो इसका ट्वाइस तो 7.2 माइनस इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जो भी ऑप्शन होगा उसको आप टिक कर देंगे एबीसीडी में से। इसको मैं मिटाऊं, बाद में चल के थोड़ा सा आसान क्वेश्चन आने लगे हैं, मुझे लग रहा है ऐसा। शुरुआत में तो बहुत टफ था। हाँ, उड़ीसा वालों ने टफ क्वेश्चन पूछा है। ये क्वेश्चंस तो लोगों को समझ में ही नहीं आया बहुतों को। इसमें देखो टफ क्या है। इस क्वेश्चन का पहला जो लाइन है, तो क्वेश्चन बहुत लंबा क्वेश्चन है ये, तो बहुतों ने तो पढ़ के ही छोड़ दिया या पढ़ने की कोशिश ही नहीं की। वो क्या लाइन है कि द एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन इन ग्राउंड स्टेट इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड इट्स रेडियस इन ग्राउंड स्टेट इज 0.51 एंगस्ट्रॉम। तो ये तो स्टेटमेंट है, ये सबको पता है कि किसी भी हाइड्रोजन एटम का जो रेडियस होता है ग्राउंड स्टेट में वो 0.51 एंगस्ट्रॉम होता है। ये तो एक डेटा, ये तो कांस्टेंट है, ये तो सबको याद भी है। और एनर्जी तो सबको पता है, नॉट जो होता है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इन्होंने एक लंबी लाइन लिखा है केवल इसको बताने के लिए, तो कुछ लोगों ने समझा ये क्वेश्चन का पार्ट है। नो, दिस इज योर डेटा, सबको पता है। खैर, अब जो क्वेश्चन शुरू हुआ वो यहां से, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। इफ द इलेक्ट्रॉन इज रिप्लेस्ड बाय म्यूऑन। अब इसको पढ़ने के बाद भी आधे ने जो यहां तक हिम्मत की थी वो इसके बाद फिर भाग गए कि ये म्यूऑन क्या होता है। तो देखो म्यूऑन जो है भी ये एक सब एटॉमिक पार्टिकल है। ये जो होता है चार्ज इस पे सेम होता है किसके, इलेक्ट्रॉन जैसा, -1। लेकिन जो मास होता है म्यूऑन का वो 200 टाइम्स, वैसे यहां दे रखा है 207 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये मैसिव होता है इलेक्ट्रॉन से, 207 टाइम्स मैसिव होता है इलेक्ट्रॉन से। यही आपका म्यूऑन होता है।
बाकी डिटेल आपको बहुत ही जानना है, इतना जानना है कि म्यू1 होता है, उन्होंने पूरा दे भी रखा है, ऐसा नहीं कि आपको इसमें दिमाग लगाना है कि इसका चार्ज क्या होगा, इसका मास क्या, उन्हें दे रखा है। तो पूछता क्या है, तो पूछता है फाइंड बोर्स रेडियस एंड ग्राउंड स्टेट एनर्जी, यानी इस म्यू1 की बोर्स रेडियस यानी आर पूछ रहा है इसका, और इसकी एनर्जी पूछ रहा है ग्राउंड स्टेट में। देखो इलेक्ट्रॉन का तो ये होता है, अगर म्यू1 उसकी जगह पे हम रिप्लेस कर दें, इफ ऐसा पॉसिबल हो तो क्या होगा। बढ़िया क्वेश्चन था, नहीं लोगों ने किया, इक्के दुक्कों ने किया होगा, आप इसको करेंगे और मैं बहुत आसान तरीके से करवाऊंगा। और वो जो है आपका, उसके लिए आपको इतना पता होना चाहिए, इस एटम्स चैप्टर का बेसिक जो फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला बच्चों, वो फॉर्मूला क्या है। तो सबसे पहला मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ये भी फॉर्मूला आप रट के रखिए, बोर्स रेडियस होता है, उसका क्या फॉर्मूला था बच्चों, बोर्स रेडियस का फॉर्मूला था एप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर h स्क्वायर, और क्या था बच्चों, इसका था ये आपका पाई m z, और क्या था बच्चे e का स्क्वायर, यही था ना, ये अपना फॉर्मूला था। और जो एनर्जी होती है वो होती है एनर्जी उस ऑर्बिट में -m z स्क्वायर e का पावर 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n स्क्वायर h स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है। जिनको ये फॉर्मूला याद होगा वो इसको कर लेंगे, और ये फॉर्मूला बहुत कॉमन फॉर्मूला है, आपको याद होना चाहिए। ये आपके चैप्टर में हम जब प्रूफ करते हैं बोर्ड्स का वो एनर्जी वाला 13.6 वाला, तो देखो यहां से अगर देखो तो जो मेरा R है वो लिख सकते हैं कि अगर मैं n को 1 कर दूं ग्राउंड स्टेट के लिए, अगर मैं n को 1 कर दूं तो क्या होगा, यहां पे मेरा हो जाएगा, देखो ये तो मेरा हो जाएगा R0, ये जो पूरा हो गया ये R0 हो गया है ना, क्योंकि m इलेक्ट्रॉन का भी, और अपॉन मेरा हो जाएगा मास, यानी जो R होता है वो R0 अपॉन m होता है, रिलेशन ये होता है। और सिमिलरली जो आपका एनर्जी होती है वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m है। यहां पे जो मास से, चूंकि हम इसे देखो चार्ज तो सेम है म्यूऑन का, केवल मास का चक्कर है, तो मास में यहां पे हम क्या लिखते हैं, देखो हमने इसलिए यहां पे m लिखा है कि देखो इस मास को, ये तो हमने इलेक्ट्रॉन पे निकाला था, तो इसको हम लिखेंगे 207 me। तो इस वाले केस में हम क्या करेंगे कि यहां पे हम 207 me से डिवाइड करेंगे, है ना, और यहां पे हम m चूंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो m इनटू एनर्जी इन द ग्राउंड स्टेट, ये करेंगे तो मेरा आई होप आंसर आना चाहिए। तो अभी मैं करके देखता हूं कि ये आंसर आना चाहिए। अच्छा क्वेश्चन था ये, मैंने कहा ना लोगों ने इसको पढ़ के ही छोड़ दिया, जिन्होंने किया भी आधे के बाद उन्होंने छोड़ा होगा इसको। तो जो बोर्स रेडियस होगा वो R0 दे रखा है 0.51 एंगस्ट्रॉम, यानी 10 का पावर -10 अपॉन मास मैंने ले लिया, तो उसका तो 207 टाइम्स है मास, तो हम यहाँ पे 207 ले लेंगे me के बराबर, और इसको जब सॉल्व करेंगे बच्चों तो ये जो भी आएगा आप उसको लिख लेंगे, और जो एनर्जी है वो मास 27 इंटू जो इसकी एनर्जी है, जो बेसिक एनर्जी थी, माइनस का अगर आप इग्नोर करो उसे लिख लो माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये आपका जो है गिवन एनर्जी जो है, इसमें आंसर हाँ, ये आपको सॉल्व करने पे 2.56 इंटू 10 का पावर -13 मीटर आ जाएगा, और ये सॉल्व करने पे आपका -2.8 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा बच्चों। तो ये तो सॉल्व कर लेना आप, तो ये बहुत ही आसान हो जाता है जब हम इस तरीके से करते हैं। तो ये 2019 पेपर 2 कह सकते हो, उड़ीसा वाला था, ये उड़ीसा वाला था, ओडिशा वाला था, ये ओडिशा वाला। अब आ जाते हैं 2020 पे, और 2020 में आपको पता है इस साल भी 2 पेपर हुए हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग अब देखो क्वेश्चन कितना आसान है 2020 का, बिल्कुल सोचो आपके लिए बोनस था ये। कहा 4 एटम दे रखा, 4 ऑप्शन, हाइड्रोजन एटम, ऑप्शन ए
ऑप्शन 2 में दे रखा है हीलियम प्लस आयन, ठीक है। थर्ड में दे रखा है बच्चों ड्यूटेरियम, तो ड्यूटेरियम को H12 ही लिखते हैं। और चौथे में दे रखा है नियोन का आयन, नियोन प्लस। तो कहता है इन 4 चीजों में से, इन 4 एटम्स में से आप बोर्स मॉडल किस में नहीं लगा सकते हैं? इन विच द बोर्स मॉडल इज नॉट एप्लीकेबल। ध्यान रखना, नॉट है। लोग गलती से क्या करते सोचते हैं बोर्स मॉडल, आंख बंद करके इसमें टिक कर देते हैं। इसमें तो एप्लीकेबल है, हमको भी पता है, सबको पता है। ये पूछता है नॉट एप्लीकेबल में, बार बार कहता हूं नॉट वाले में थोड़ा सा सतर्क रहिए। तो नॉट वाले में देखो पता है कि बेसिक जानो, जो बोर्स जो मॉडल था हाइड्रोजन का, सॉरी एटम का, बोर्स एटॉमिक जो मॉडल है, थोड़ा सा मैं डिस्कस कर लेता हूं। आपको इसके 2 ड्रॉबैक्स पढ़ने पड़ते थे, याद कीजिए। जो पहला ड्रॉबैक था वो क्या था? ओनली एप्लीकेबल टू हाइड्रोजन लाइक एटम्स, यानी जो हाइड्रोजन के मिलते जुलते या हाइड्रोजन के जैसे एटम्स हैं, केवल उसी में हम इसको फिट कर सकते हैं। और दूसरा क्या था? इट फेल टू एक्सप्लेन द वेरिएशन ऑफ इंटेंसिटी इन द एटॉमिक स्पेक्ट्रम। खैर उसकी तो यहां बात नहीं है, यहां पे इसकी बात हो रही है। तो साफ साफ लिखा है ओनली एप्लीकेबल टू हाइड्रोजन लाइक एटम्स। तो यहां देखो हाइड्रोजन तो खुद है ही, तो कोई बात ही नहीं है। हीलियम प्लस भी तो हाइड्रोजन के जैसा ही हो जाता है, उसका एलोट्रॉप टाइप से। और ये भी मेरा एलोट्रॉप नहीं, उसका क्या कहते हैं, आइसोटॉप्स। ये भी मेरा हाइड्रोजन ड्यूटेरियम ही है। ये भाई साहब जो है वो ऑड है यहां पे पेयर, तो इसको हम लोग टिक करेंगे कि इसमें मेरा बोर्स मॉडल फिट नहीं हो सकता है। तो इतना आसान था बच्चों। और 2020 का जो दूसरा है वो पहले पेपर में 2 क्वेश्चन आए थे। अच्छा, 2020 में 3 क्वेश्चन है। जो दूसरा है उसको आप कह भी सकते हैं कि एटम्स का है, नहीं भी कह सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा वेग सा है कि कौन से टॉपिक का है। ये कहता है कि 1 बॉन्ड इन डीएनए इज इतना जूल। मतलब कुछ भी नहीं से कहा कि कोई डीएनए है, हमें डीएनए तो पढ़ना है नहीं, हाँ एनर्जी से हमें मतलब है। तो कहा 10 × 10⁻⁻20 जूल एनर्जी है किसी डीएनए में, होती होगी भाई, हमें क्या मतलब है। दिस वैल्यू इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो कहता है इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना, इतना सा था। तो जस्ट एक कन्वर्जन था। तो हमें पता है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 10⁻⁻19 जूल होता है। तो इट मीन्स 1 जूल मेरा हो गया 1/1.6 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, तो कह रहा है 10⁻⁻20 जूल कितना होगा, तो सीधा मल्टीप्लाई कर दो 10⁻⁻20 से, इतना तो हम कर ही सकते हैं। तो ये जब ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो यहां केवल -1 बचेगा। ठीक है, अब लोग कैसे, अब कैसे सॉल्व करें, अभी भी तो आसान नहीं है। फिर मैंने कहा वही अपना मेथड, पुराना मेथड। तो देखो मैं कैसे करता हूं। पहले तो इसका पॉइंट को हटाओ, तो ऊपर एक 10 आ जाएगा, ये -1 तो रहने ही दो, नीचे 16 हो गया। अब देखो 16 से ये छोटा है तो इसको थोड़ा सा बड़ा कर लो। तो इसको मैंने 100 कर लिया, तो यहां मैंने -2 कर दिया। मैंने इसको बड़ा किया तो मैंने इसको छोटा किया, -2 तो छोटा हो गया। तो ये जुगाड़ बहुत बढ़िया है। अब देखो 16 6 96, लगभग 100 से थोड़ा, यानी 16 6 96। तो हम लिख सकते हैं ऑलमोस्ट ये मेरा 6 टाइम्स चला जाएगा, और 10⁻⁻2 तो था ही। तो ये क्या बचा मेरा, ये बचा मेरा 0.06, और किसमें था, इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में। दिस इज योर आंसर। जो भी ऑप्शन हो उसको आप टिक कर देंगे। तो देखो अप्रोक्सीमेशन मेथड कितना काम का है कि आपका काम जो घंटों का है उसको ये सेकंड मिनटों में करके आपको दे देता है। बच्चों, जंग जीतने के लिए हमें हर चीज को करना पड़ेगा। हर, ये कहता है ना, नो स्टोन शुड बी अनटर्न्ड, सबको हमें उलटना पुलटना पड़ेगा। तो ये 2020 का क्वेश्चन कह सकते हैं कि एटम्स का ही था। और लास्ट क्वेश्चन जो है वो 2020 का ही पेपर 2 में आया था, जो कि 14 अक्टूबर को हुआ था, पहला 13 सितंबर को था। तो द टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द 9th स्टैटिक ऑर्बिट या स्टेशनरी ऑर्बिट ऑफ द हाइड्रोजन एटम। अब बताओ बच्चे, ये कोई क्वेश्चन था। इन्होंने कहा कि टोटल एनर्जी nth ऑर्बिट में
हाइड्रोजन की क्या होती है, तो हमें पता है ये फॉर्मूला होता है, और ये इन्होंने फॉर्मूला पूछा था। इससे आसान तो देखो कोई क्वेश्चन था ही नहीं इस पूरे प्रैक्टिस सेट में, इससे आसान एक भी नहीं था। तो 2020 में उन्होंने पूरा आपको एक कह सकते हैं कि एक बम्पर गिफ्ट दिया था ये क्वेश्चन। तो बच्चों इस तरीके से हमने पिछले 11 साल के क्वेश्चंस, लगभग 15-16 क्वेश्चंस होंगे आई थिंक, हमने किए हैं। पर हमने इसको बहुत समझ के किया है, एक एक चीज को समझा है, प्लस साथ में मैंने आपको सिखाया कि न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में जो सबसे हेल्पफुल चीज है वो है आपका अप्रॉक्सीमेशन मेथड। उसको आप प्रैक्टिस कीजिए, उसको आप मास्टरी कीजिए, तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है बच्चों, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके।